स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट क्लास। ठीक है, दो क्लास में अपन लोग कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को कवर करने का। आज का जो क्लास है उसमें प्राइमरीली अपने लोग सारे कॉन्सेप्ट को टच अपॉन करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 7-8 क्वेश्चन आज करेंगे। प्राइम फोकस होगा आज के सेशन का कि अपने लोग जितना भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन में तो बहुत भारी एडजस्टमेंट होता है, आपका डिविडेंड हो गया, टैक्स रिलेटेड हो गया, ये सारा चीज को आज अपने लोग कवर कर ले और 8 से 9 क्वेश्चन भी अपने लोग करें। कल वाला जो सेशन होगा उसमें अपने प्योरली केवल क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। अगर आज अपने लोग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पूरा कवर कर लेते हैं तो, नहीं कर पाए तो कल करेंगे, बट आज मेरा मेन फोकस है सारे कॉन्सेप्ट को टच अपॉन करना और फिर कल की क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट का एक बार जस्ट ओवरव्यू करें आप लोगों को, तो अपने को कैश फ्लो में बेसिकली करना क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली देखो, अपने को यहाँ पे ना एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में जब आप देखेगा, एसेट साइड में जाएगा तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैश का फिगर मिलेगा। ये क्या है आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या क्या आइटम आता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार के लिए आप लोग मान के चलो, इसमें कैश का बैलेंस आता है और इसमें बैंक बैलेंस आता है, और भी बहुत आइटम आता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ईयर 2020 में अगर आप देखिएगा, ईयर 2020 में आपका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का था। प्रॉफिट बोल रहे हैं, सॉरी, कैश फ्लो 1.5 लाख रुपए का था। अगर आप ईयर के स्टार्टिंग में अगर देखिए तो आपके पास 1.5 लाख रुपए का कैश बैलेंस था। सर ये डेटा मेरे को कहां से मिला होगा, ये मेरे को लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से मिला होगा। ठीक है, और करंट ईयर के एंड में मेरे पास जो कैश बैलेंस है वो मेरा 2.5 लाख रुपए है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ओवर द ईयर बिजनेस करके पूरा साल ऑपरेट करके आपका जो नेट कैश इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 50,000 रुपीज। ओवर द ईयर आपने बिजनेस किया, प्रोडक्ट बेचा, सर्विस बेचा, फाइनेंस लिया होगा, लोन लिया, असेट खरीदा, असेट बेचा, बहुत सारा ट्रांजैक्शन आपने किया होगा। उन सारे ट्रांजैक्शन में जो भी आपके पास पैसा आया, जो भी आपके पास से पैसा गया, जो भी कैश इनफ्लो हुआ, जो भी कैश आउटफ्लो हुआ, उसका नेट इंपैक्ट क्या हुआ कि आपके पास ईयर के एंड में नेट में 50,000 रुपीज का कैश इनफ्लो बचे। इसका मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ओवर द ईयर आपने केवल 50,000 का ही इनफ्लो किया है, ऐसा नहीं है। आपने हो सकता है करोड़ों रुपया का इनफ्लो किया हो सकता है करोड़ों का आउटफ्लो हुआ, लेकिन नेट में आपके पास जो नेट कैश इंक्रीज हुआ है वो 50,000 रुपीज का है। अपने को इस पूरे चैप्टर में यही करना होता है कि ये जो आपके पास ये जो पूरा जर्नी है फ्रॉम 1,50,000 टू 2,50,000, ये जो आपका पूरा जर्नी है 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का, ये जो 50,000 रुपीज का जो इंक्रीज है, अपने को यही समझाना होता है कि इस नेट ट्रांजैक्शन का इलेबोरेटेड वर्जन के कहाँ कहाँ से अपने पास पैसा आया, कौन कौन से सोर्स से अपने पास पैसा आया, कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने पैसे को डिप्लॉय किया, कैश इनफ्लोस कहाँ कहाँ से है और कैश आउटफ्लोस कहाँ कहाँ पे हुए, जिसका नेट इंपैक्ट अपने को 50,000 आ रहा है। यही अपने इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़े अपने लोग। हाँ, ओ वेरी सॉरी, ये 1 लाख हो गया ना, 1 लाख, वेरी सॉरी। नेट जो आपका 1 लाख इंक्रीज हुआ है, ये जो 1 लाख आपका नेट इंक्रीज हुआ है, इसका आपका इंपैक्ट क्या है, कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा है, कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा गया, यही अपने को पूरे चैप्टर में समझना है। ठीक है, रेडी, अपने आगे बढ़े। देखिए, अपने क्या बोल सकते हैं, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी तरह का एंटिटी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, कोई भी तरह का एंटिटी हो, आप उसके एक्टिविटीज को 3 हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, या तो वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, या वो उनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, या वो उनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज रेवेन्यू जनरेटिंग नेचर का होता है, जो भी एक्टिविटीज से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो प्राइमरीली मेरा बिजनेस है, उन एक्टिविटीज को करके हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी कैश इनफ्लो हमारे पास आता है, उन इनफ्लोस के एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे मान लो, आई कैन टेक वन एग्जांपल, मान लो डेटर से पैसा आना, क्रेडिटर को पेमेंट करना, ठीक है, प्रॉफिट्स वगैरह कमाना, गुड्स को बेचना, सर्विसेज को रेंडर करना, ये सारा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जो आपका मेन धंधा है, जिससे आपको रेवेन्यू आ रहा है, जो आइटम को सेल करके या जिस आइटम से रिलेटेड सेल करके आप सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, अदर इनकम नहीं, सेल्स आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको अपने बोलते हैं रेवेन्यू। तो जो भी आपका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
जो भी एक्टिविटीज आपके लॉन्ग टर्म असेट्स, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स से के एक्विजिशन और डिस्पोजल से रिलेटेड होता है। एक्विजिशन मतलब होता है परचेस करना, डिस्पोजल मतलब होता है सेल करना। तो जो भी एक्टिविटी है रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स, रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स, उनको अक्वायर करना, उनके एक्विजिशन, उनके डिस्पोजल से रिलेटेड। आई कैन टेक वन एग्जांपल। सपोज आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, आपने फिक्स्ड एसेट को सेल किया, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अक्वायर किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आपने सेल किया। इन सारे तरीके का आइटम को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान क्या रखना है अपने को, दैट आइटम शुड बी रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, उनका प्राइमरीली एक्विजिशन और डिस्पोजल। ठीक है। थर्ड हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी आइटम आपके फिनेंस से रिलेटेड है, फिनेंस की एक्विजिशन, फिनेंस के सर्विसिंग, फिनेंस के डिस्पोजल। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड हम लिया सर्विसिंग। सर्विसिंग क्यों लिया? क्योंकि जब भी आप फिनेंस लेता है ना, सिर्फ फॉर एग्जांपल, फिनेंस का एग्जांपल क्या हो गया, मान लो आपने लोन लिया, तो लोन को लेना मतलब हो गया लोन का एक्विजिशन। आपने लोन को सर्विस किया, लोन को सर्विस कैसे करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट वगैरह पे करके, ईएमआई को रीपे करके। और डिस्पोजल मतलब बेसिकली हो गया रीपेमेंट। तो तीन चीज हो गया, एक तो फिनेंस को अक्वायर करना, फिनेंस को डिस्पोज करना यानी कि रीपे करना, और एक फिनेंस को सर्विस करना। अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किया है तो सर्विस करने के लिए आप डिविडेंड दोगे, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो सर्विस करने के लिए डिविडेंड दोगे, लोन लियो तो इंटरेस्ट पे करोगे, डिबेंचर आपने लिया है तो इंटरेस्ट पे करोगे। तो ऑल आइटम रिलेटेड टू फिनेंस, प्राइमरीली योर एक्विजिशन, सर्विसिंग एंड डिस्पोजल। फिनेंस को अक्वायर करना, फिनेंस अरेंज करना, फिनेंस को सर्विस करना और फिनेंस को डिस्पोज करना, ये तीन प्राइमरीली किसी भी एंटरप्राइज का एक्टिविटी होता है। ठीक है, यहां तक सब लोगों को क्लियर है? हम वापस बोल रहे हैं, अपने क्या बात की अभी तक, अपने क्या डिस्कशन किए कि अगर मान लो मेरे मेरे चैप्टर का मेन थीम क्या है, इस चैप्टर का मेरा मेन थीम है कि लास्ट ईयर मेरे पास जो कैश बैलेंस था, करंट ईयर जो मेरे पास कैश बैलेंस है, उसका जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्या कारण से आ रहा है। लास्ट ईयर मेरे पास कितने का कैश बैलेंस था, हम जब अपना बुक्स क्लोज किया होगा तो 1.5 लाख रुपए का, और करंट ईयर के एंड में मेरे पास कितना कैश बैलेंस है, 2.5 लाख रुपए का। मतलब नेट 1 लाख रुपए का मेरा कैश इंक्रीज हुआ है। अब अपने क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास केवल 1 लाख रुपए आया है, बहुत सारा इनफ्लोज आया होगा, बहुत सारा आउटफ्लो आया होगा। वो कहाँ कहाँ से आया, कितना कितना आया, कहाँ कहाँ पे पैसा गया और किन चीजों में पैसा गया। ठीक है। और किसी भी एंटरप्राइज की एक्टिविटी को आप 3 हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग मतलब ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू disposal and acquisition of long term fixed asset, your plant, your machinery, investment, equipment, all these items. And financing मतलब all activities related to finance. सर finance को acquire करना, finance को service करना, finance को dispose करना। क्लियर? यहां तक अपने लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ये हर एंटिटी के लिए सेम रहेगा, हर एंटिटी के लिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो एंटिटी ए के लिए ऑपरेटिंग है वो बी के लिए इन्वेस्टिंग हो, और वो सी के लिए फिनेंसिंग हो। ऐसा हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, फिर सब लोग रिप्लाई करना। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लो मशीन परचेज करते हैं, तो उनका कौन सा एक्टिविटी बना? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर मशीन परचेज किया है तो हम वापस पूछ रहे हैं, मान लो एक केमिकल कंपनी है, वो केमिकल बनाते हैं और वो एक मशीन परचेज किया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अरे भैया वो असेट खरीदा है ना, वो असेट खरीदा है। अगर मान लो एक केमिकल कंपनी से टाटा केमिकल, टाटा केमिकल अगर मान लो मशीन खरीदता है, तो क्या वो उसको अपने ट्रेडिंग में डालेगा? नहीं ना, बैलेंस शीट में डालेगा ना, तो वो इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर मान लो कंपनी लाइक से एस्कॉर्ट लिमिटेड, एस्कॉर्ट लिमिटेड ट्रैक्टर वगैरह बनाता है, उनके लिए मशीन क्या हो गया? उनके लिए मशीन खरीदना बेचना ही, अरे जल्दी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे भैया एस्कॉर्ट का काम ही है, वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करता है, ट्रैक्टर बेचता है, उनके लिए ट्रैक्टर खरीदना बेचना इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझा आप लोग?
तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एक एंटिटी के लिए ऑपरेटिंग हो सकता है, दूसरे के लिए इन्वेस्टिंग हो सकता है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो सेम, मान लो ये टाटा केमिकल है। टाटा केमिकल ने मान लो से लोन प्रोक्योर किया, लोन लिया। बताइए, ये टाटा केमिकल के लिए कौन सी एक्टिविटी है? लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, परफेक्ट। अच्छा, यही चीज अगर हम पूछे, अगर मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस जो फाइनेंस गोल्ड लोन, आपने देखा है ना, अक्षय कुमार का ऐड आता है, गोल्ड देता है, लोन लेता है, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस मान लो लोन लिया, इनके लिए कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? कहीं पर फंस गया आप लोग, ढंग से सोचो। फाइनेंसिंग ही होगा। अरे बाबा, लोन लिया है, लोन लेना हर किसी के लिए फाइनेंसिंग होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो केमिकल कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। लोन लिया ना बाबा, लोन लेने का मतलब क्या होता है? फाइनेंस अरेंज किया है। लोन दिया नहीं बोला हम बोला लोन लिया है। लोन लेना सबके लिए फाइनेंसिंग होता है। समझा आप लोग? ध्यान रखना इस बात को, चाहे वो कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, कोई बैंक हो, कोई भी हो, लोन लेना इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वापस पूछते हैं दूसरा। देखो, मान लो से फॉर एग्जांपल अ कंपनी लाइक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन एडवांस किए, अब बताइए कौन सा एक्टिविटी होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे भैया, इसका धंधा ही है लोन देना लेना। लोन लेना बिजनेस नहीं है, डिपॉजिट लेना उनका बिजनेस, लोन देना उनका बिजनेस। बट समथिंग लाइक अ कंपनी कॉल से टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने मान लो किसी को लोन एडवांस किए, अब बताइए इनके लिए क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मान लीजिए टाटा मोटर ने किसी को लोन दिया है, तो वो उनका इन्वेस्टमेंट है ना, उसको उन पे इंटरेस्ट इनकम आएगा, उनका धंधा नहीं है लोन देने का। अगर उनका इंटरेस्ट इनकम इस लोन पे आता है, टाटा मोटर ने जो लोन दिया उस पे जो टाटा मोटर को इंटरेस्ट इनकम आता है, वो अपने सेल्स में नहीं लिखेंगे, उसको अदर इनकम में लिखेंगे। दिस इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन गिवन इज नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर टाटा मोटर, दिस इज व्हाट, दिस इज अदर इनकम। समझा आप लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी के लिए ऑपरेटिंग हो सकता है, किसी के लिए इन्वेस्टिंग हो सकता है, किसी के लिए फाइनेंसिंग हो सकता है। लेकिन जो क्लासिफिकेशन का थीम है, जो थीम है कि अगर वो रेवेन्यू जनरेटिंग है तो वो आपका ऑपरेटिंग है, अगर वो आपका फिक्स एसेट से रिलेटेड है, अगर आप उसको अपने बैलेंस शीट के नॉन करेंट एसेट में लिखेगा तो वो आपका इन्वेस्टिंग है, और अगर आप उसको अपने शेयर होल्डर्स फंड या लोन में लिखेगा तो वो आपका फाइनेंसिंग है। ये क्रक्स अगर याद रखेगा तो फिर कोई दिक्कत आएगा नहीं। क्लियर आप लोगों की? और कुछ पूछे? क्लियर है सब लोगों को? फिर भी हम पूछेगा और, अगर मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है डीएलएफ। डीएलएफ इज रियल एस्टेट कंपनी, ठीक है? डीएलएफ रियल एस्टेट का कंपनी है, ठीक है? इनको मान लो रेंटल इनकम आ रहा है, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बताइए कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। अरे भैया, ये रियल एस्टेट कंपनी है, इनका धंधा ही है घर को बनाना, घर को भाड़े पे देना, घर को बेचना, इनका धंधा है, ये लोग यही काम करते हैं। तो ये इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। लेकिन समथिंग लाइक अगर हम आपको बोले, से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनको किसी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रहा है, इनके लिए क्या हो जाएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि सर एक बात बताओ ना, अगर मान लो इन्होंने एक लैंड खरीदा, इनका मेन धंधा क्या है? अरे तेल निकालने का इनका मेन काम है। पेट्रोल क्रूड एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का तो काम नहीं करते, एक्सट्रैक्शन हो गया, मान लो रिफाइनिंग का काम हो गया, इनका ये मेन काम है। ये पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी है, इनका मेन काम पेट्रोल निकाल के उसको रिफाइन करके बेचने का इनका मेन काम है। तो अगर मान लो इन लोगों ने कोई लैंड को अक्वायर किया होगा, कोई लैंड खरीदा होगा, तो इन्होंने इसको कहाँ लिखा होगा? अपने असेट में लिखा होगा ना। तो जब इन्होंने लैंड खरीदा था तो इट वाज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑब्वियस सा बात है सर, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट का एक्विजिशन, डिस्पोजल, इन्वेस्टिंग, तो उससे जो रेंटल इनकम आ रहा है वो भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ ना। देखो हम क्या बोला, एक्टिविटीज रिलेटेड टू, केवल परचेज से नहीं आता है इसमें, केवल परचेज से नहीं आता है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी इसमें आता है। तो अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक खाली पड़े लैंड को किसी को रेंट पे दे दिया, तो वो उनका क्या बन जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां तक क्लियर सबको? अपने आगे बढ़े।
एक और पूछता है आप लोगों को, अगर मान लो, एक कंपनी है जिसका नाम है से डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट करके एक एफएमसीजी का फूड चेन है। जैसे अपने यहाँ पे बिग बाजार वगैरह नहीं है कलकत्ता में, बिग बाजार तो सब जगह ही है, वैसे ही आप महाराष्ट्र बेल्ट वगैरह में ये कंपनी है जिसका नाम है डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट, बहुत बड़ा सुपर चेन है, सुपर स्टोर का चेन है, राधा कृष्ण दमानी इनके प्रमोटर है। तो एफएमसीजी कंपनी है, समथिंग लाइक बिग बाजार, बट नॉट लाइक बिग बाजार, वेरी बिग देन बिग बाजार। बिग बाजार तो फालतू कंपनी है। तो मान लो ये जो डीमार्ट है, इन्होंने इंटरेस्ट पे किया ऑन लोन, कौन सा एक्टिविटी इनके लिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि सर लोन लेना फाइनेंसिंग था तो उसका सर्विसिंग करना भी फाइनेंसिंग है। अच्छा, अगर मान लो DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, इन्होंने इंटरेस्ट पे किया ऑन लोन, बताइए कहा जाएगा? एब्सोल्युटली परफेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि सर लोन लेना हर किसी के लिए फाइनेंसिंग होता है, तो उस पर इंटरेस्ट पे करना हर किसी के लिए फाइनेंसिंग होता है। अगर मान लो आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया, तो वो कोई भी कंपनी हो सर, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो मशीन बनाता हो, जूता बनाता हो, सुई बनाता हो, हवाई जहाज बनाता हो, बोइंग लिमिटेड हो, कोई भी कंपनी हो, उन सारे एंटिटीज के लिए डिविडेंड पे करना विल ऑलवेज बी, जल्दी बोलिए, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे बाबा डिविडेंड पे कर रहा है ना, तो वो हमेशा फाइनेंसिंग होगा। ठीक है, आई थिंक इतना डिस्कशन क्लियर है। हम लोग कुछ इस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट आप लोग जवाब देना कि ये कौन सा एक्टिविटी होगा। बहुत सिंपल सिंपल सा है। सबसे पहला, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, जल्दी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम केवल आई ओ और एफ लिखिएगा बस, ये आपका हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा ठीक है, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा यहीं पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहे हैं, ध्यान से। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है मान लो इन्वेस्टमेंट कंपनी, मान लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, से फॉर एग्जांपल क्या नाम लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं, अभी एक बार में याद नहीं आ रहा। अच्छा, HDFC म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये कंपनी HDFC म्यूचुअल फंड, इन्होंने मान लो सिक्योरिटीज परचेज किया, बताइए क्या होगा इनका? ऑपरेटिंग, भैया इनका धंधा ही है शेयर्स को परचेज करना अपने क्लाइंट के बिहाफ में। इन्होंने ब्रोकरेज पे किया उन शेयर्स को खरीदने के लिए, कहा जाएगा? ऑपरेटिंग, परफेक्ट। अच्छा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, नॉर्मल, ये इसका एग्जांपल है, नॉर्मल सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। अरे असेट को खरीदना, सिक्योरिटी खरीदना इन्वेस्टिंग, उस पर ब्रोकरेज पे करना इन्वेस्टिंग, ये दोनों तो एक्विजिशन हो गया ना, और ये डिस्पोजल हो गया। अच्छा, लोन्स एंड एडवांसेस मेड, किसी को फाइनेंसिंग नहीं लग रहा है ना, क्योंकि भैया लोन्स एंड एडवांसेस मेड बोला है, एडवांस, एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस इज असेट नॉट अ लायबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कैन बी फाइनेंसिंग, बट लोन्स एंड एडवांसेस इज ऑलवेज इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप यहां पर किसी को पैसा दे रहे हो। चलिए आगे, रिसीट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेस्टिंग। अरे ये भी डिस्पोजल हो गया ना, आपने जो लोन्स एंड एडवांस दिया था उसका पैसा आपको वापस आ गया, तो ये भी इन्वेस्टिंग हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टिंग, आपने सिक्योरिटी इन्वेस्ट किया था, उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम आया, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, और ये भी इन्वेस्टिंग। अब आप लोग सारे इन्वेस्टिंग में बोलना। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, फाइनेंसिंग, क्योंकि सर बोरिंग करना इज फाइनेंसिंग, तो उस पर इंटरेस्ट पे करना इज ऑल्सो फाइनेंसिंग। ओके, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, अभी डिस्कस किया, जल्दी से, फाइनेंसिंग। सर डिविडेंड कोई भी कंपनी पे करे ना, कोई भी ऑलवेज फाइनेंसिंग, सोचने का ही नहीं अपने को। कैश परचेज ऑफ गुड्स, जल्दी, ऑपरेटिंग, परफेक्ट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टिंग। पेटेंट परचेज्ड, इन्वेस्टिंग। अरे सर पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इनटेंजिबल असेट होता है ना, जैसे आपका प्लांट है, मशीनरी है, वैसे ही पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल है, ये तो आपका इनटेंजिबल असेट है। तो इनटेंजिबल असेट को अक्वायर करना इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग, क्योंकि हम आप लोग को वर्ड क्या बोला था? वर्ड हम आप लोग को बोला था लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट में सब कुछ आता है, आप
का फिक्स्ड एसेट भी आता है, टेंजिबल भी आता है, इनटेंजिबल भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये इनटेंजिबल एसेट है तो ये इन्वेस्टिंग होगा। चलिए, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड, ऑपरेटिंग। अरे बाबा सर्विस, हम आपको सर्विस ही दिया ना साल भर, तो जब आपसे पैसा लिया वो तो मेरा ऑपरेटिंग ही हुआ ना। चलिए आगे, कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, ऑपरेटिंग। सोचो सोचो, ऐसा डबल आंसर सोच के बोलना, जैसे केबीसी नहीं खेल रहे अपने लोग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, ऐसे एक सोच के जवाब दो आप लोग। ऑपरेटिंग क्यों भैया, अरे मैंने सर्विस लिया ना। अरे हम लोग क्लास कराता है तो सर्विस नहीं लेते किसी से। ऐप डेवलपर को बोलता है भाई ऐप बना के दो, उसको बोलता है एडिट करके दो, उसको बोलता है वेबसाइट डेवलप करो, तो सर्विस ले रहे हैं ना। तो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि इसको हम कहाँ डालेगा, इसको हम अपने पीएनएल में डेबिट करेगा ना। अगर ये हम सर्विस का पेमेंट किया तो हम इसको अपने पीएनएल में डेबिट करेगा, खर्चा है मेरा, ऑपरेटिंग। अच्छा, सेल ऑफ बिल्डिंग, जल्दी से, इन्वेस्टिंग। अच्छा, कोई रियल एस्टेट कंपनी के लिए, रियल एस्टेट के लिए ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को प्रॉफिट पे बेचा, उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ा, जल्दी बताइए, इन्वेस्टिंग। क्योंकि सर बिल्डिंग बेचना इन्वेस्टिंग, तो उस पर टैक्स पे करना इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड, सर ये वापस रिपीट हो गया बट फिर भी बोल दो आप लोग जल्दी जल्दी, फाइनेंसिंग। ओके, पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड पेड, अपने बात की इस पे, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग सर, इसको अपने क्लास में बात किए थे पहले, डीडीटी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आप जो कंपनी डिविडेंड पे करता है उसके ऊपर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, तो जब डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग है तो उस पर टैक्स पे करना भी फाइनेंसिंग है ना। जो भी रिलेटेड, देखो हम जहां जहां लिखा था ना, हर जगह हम वर्ड रिलेटेड रिलेटेड लिखा है, सब रिलेटेड, सब जगह रिलेटेड वर्ड है, उसके एंसिलरी जो भी चीज आएगा वो उसी कैटेगरी में फॉलो करेगा। अगर सर डिविडेंड लेना मेरा फाइनेंसिंग है तो उस पर, अगर डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग है तो उस पर टैक्स भी फाइनेंसिंग है। चलिए, बैलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट सर, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये कोई एक्टिविटी ना, ये मेरा ऑपरेटिंग है ना, ये मेरा इन्वेस्टिंग है ना, ये मेरा फाइनेंसिंग है, ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसको अपने बाद में एक जगह हम समराइज कर दिया, वहां पे देख लेंगे। बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये कोई एक्टिविटी थोड़ी ना है, इसमें कोई पैसा आ जाए थोड़ी ना रहे, ये तो आपको बैलेंस दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट एन एक्टिविटी। अगर मान लो किसी को एग्जाम में कंफ्यूजन भी बनता है कि सर ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, शॉर्ट टर्म लग रहा है, हो सकता है करंट एसेट हो, इतना सोचने का ही नहीं है, आपको बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस मतलब क्या हुआ सर, 31 मार्च 2021 को जो मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना वो 1 लाख रुपए का दिख रहा है, क्योंकि एक्टिविटी थोड़ी ना हुआ, ये तो इंफॉर्मेशन हुआ ना, तो इंफॉर्मेशन हुआ तो नॉट एन एक्टिविटी। ये तो एक बेकार तरीका याद रखने का। बाकी अपने लोग को पता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम लोग कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट, देखो यहाँ पे बैलेंस नहीं बोला है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखो, डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, मतलब ये एक्टिविटी है। अभी कौन सा आप लोग बताओ, कोई प्लीज कैश एंड कैश मत बोलना, ठीक है। ये सब, ये ना बीकॉम लेवल में इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग मान लो, लेकिन 11 12 के लेवल में अपने लोग पढ़े हैं सर आपका फाइनेंसिंग ही है, क्योंकि आप ओवरड्राफ्ट लिए ना, आप बैंक से वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिए, ओवरड्राफ्ट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। आप लोग 11वीं में पढ़ा है सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर, उसमें पढ़ा है आप लोग सब कोई, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, क्लीन कैश क्रेडिट, याद है ना। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, जल्दी, फाइनेंसिंग तरह का कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग है, तो उससे रिलेटेड सारा एक्टिविटी फाइनेंसिंग। क्लियर, अपने लोग आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर, किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ है तो प्लीज पूछो आप लोग, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, चालू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का पहला एक्टिविटी विच इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। हम हर एक छोटा छोटा डिटेल तो इसमें नहीं डाला है, लेकिन जो जो डिटेल मेरे को लगता है कि जहां जहां गलती होने का चांस रहता है वो सारा को हम इसमें इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश किया, और जो जो डिस्कस करते करते मेरे को याद आएगा उसको हम यहीं पे आप लोग को लिख के समझा देगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपने को सम को स्टार्ट करना होता है, आपको इंडिपेंडेंट सम आने का चांस है, कम चांस है कि आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक ही क्वेश्चन में पूछे, कम चांस है। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता भाई, मिनिमम डेटा के संग आपको तीनों टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन हाई चांस है कि आपको या तो केवल ऑपरेटिंग पूछेगा, या तो इन्वेस्टिंग पूछेगा, या फाइनेंसिंग पूछेगा,
या कोई दो पूछ ले, तीन आने का चांस तो देखो थोड़ा सा कम बनता है, बट अपने लोग कल वाले सेशन में तीनों सॉल्व करेंगे, मतलब एक दो क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लेजेड भी, ठीक है। खैर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सम कहां से स्टार्ट होता है सर? जो पहला एलिमेंट है ना वो है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपको चाहिए सम को स्टार्ट करने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या? हाँ भी और ना भी। सर हाँ कब? आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तब निकालना पड़ेगा जब आपको तीन चार आइटम क्वेश्चन में दिया हो। सर सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे? पहला एलिमेंट जब आपको इसको कैलकुलेट करना होता है तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा। सर आफ्टर टैक्स कहां पे दिया होता है? नॉर्मली अपने को बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स से आपको ये आइटम मिल जाएगा। आप अपना बैलेंस शीट उठाओ, उसमें आइटम चेक करो, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, जैसे हम यहां से दिखा सकते हैं आप लोग को, ये ना ये इसका आपको नोट मिलेगा, नोट, इसका नोट्स टू अकाउंट्स में आप जाएगा तो वहां से आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, ये जो आपका बैलेंस रहता है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो एक बार यहीं पे लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, ये मान लो आपका 1 लाख है और ये मान लो आपका 1.5 लाख है। ये जो अमाउंट होता है ना, ये क्यूमुलेटिव अमाउंट होता है। एवरी ईयर जो हम कमाते हैं वो पिछले साल के प्रॉफिट में ऐड होता चला जाता है, क्यूमुलेटिव फिगर है ये। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इस पे एक एग्जांपल है, सपोज मान लो आपका 2020 में प्रॉफिट है 20,000 का और 2021 में 40,000 का। आप जो सीएफएस बना रहे हैं ना, आप सीएफएस बना रहे 2021 का, तो मेरे को एक बात बताओ, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर का मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? या 40 या इन दोनों का डिफरेंस 20,000। हम क्या बोला सर? क्यूमुलेटिव फिगर है। अगर हम आपको इस साल का प्रॉफिट पूछे, व्हाट इज प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, तो आप क्या बोलेगा? सर इन दोनों का डिफरेंस 50,000। हाँ या ना? ये समझते हैं आप लोग? ये आपको ईयर एंड का डेटा दिया हुआ है, बैलेंस शीट से हमें दो डेटा को उठाया है। 31 मार्च 2020 को आपका प्रॉफिट है 20,000 का, और 31 मार्च 2021 ईयर एंड में, ये सब ईयर एंड का डेटा है आपका, सब ईयर एंड का डेटा है। तो जो डिफरेंस है वही तो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना। क्लियर आप लोग को ये वाला बात जो हम बोल रहे हैं? ये कोई दिक्कत है इसमें समझने में? क्लियर? अच्छा, अब मान लो और एक एग्जांपल, सपोज आपका ईयर एंड में पिछले साल का बैलेंस शीट लिया, उसमें दिखा था प्रॉफिट 20,000 रुपीज का। करंट ईयर का बैलेंस शीट उठाया तो उसमें आपको प्रॉफिट दिखा -40,000 का। मेरे को आप लोग बता दो करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस कितना है? करंट ईयर में हमारा 60,000 रुपए का लॉस है। इसको अपने कैसे इंटरप्रेट करते हैं? पहले मेरा कितना था? 20,000 पॉजिटिव, अभी मेरा -40 है, तो पहले क्या हुआ होगा? ये पूरा लॉस वाइप आउट हुआ होगा, सॉरी ये पहले पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हुआ होगा, पूरा 20,000 रुपीज उड़ गया। सर कैसे उड़ेगा? जब 20,000 का लॉस आएगा और फिर 40,000 का लॉस और दिख रहा है, मतलब टोटल मेरा 60,000 रुपीज का लॉस है। करंट ईयर में जो मेरा लॉस है वो मेरा 60,000 रुपीज का। अपने को करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस लेके कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये जो भी प्रॉफिट होता है, अगर आप अपने बैलेंस शीट से उठा रहे हैं तो मान के चलो हाई चांस है कि ये आपका जो प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स ही होगा। अगर बैलेंस शीट से उठाए तो 100% आफ्टर टैक्स है। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको पूरा बैलेंस शीट ड्राफ्ट करके नहीं देते, आपको खाली दो प्रॉफिट का ऐसे मान लो डिटेल लिख के दे दिया। ये आपका बिफोर टैक्स भी हो सकता है, आफ्टर टैक्स भी हो सकता है। सर अगर आफ्टर टैक्स हुआ तो आपको उसको बिफोर टैक्स लेके जाना पड़ेगा। तो जो भी, समझ गए आप लोग? अगर आप इसको अपने बैलेंस शीट से उठाया फिगर को तो ये हमेशा आपका आफ्टर टैक्स होगा। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है बिफोर टैक्स भी हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला तो आपको उसमें कुछ एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा। सबसे पहला आपको ट्रांसफर टू रिजर्व को एड बैक करना पड़ेगा। सर कोई भी रिजर्व, कोई भी रिजर्व जो आपने अपने पीएल से बनाया है। सर एग्जांपल बताओ, एग्जांपल मान लो हो गया आपका जनरल रिजर्व, आप इसको अपने पीएल से बनाते हैं। टीआरआर, कंटिजेंसी रिजर्व, ये सब रिजर्व हम लोग अपने पीएल से निकाल कर बनाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, प्लीज ध्यान से सुनना, कैपिटल रिजर्व 2020 2021 कैपिटल रिजर्व 10,000, यहाँ पे 12,000। आप मेरे को बताओ ये जो 2,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, क्या ये ट्रांसफर टू रिजर्व माना जाना चाहिए कि नहीं?
क्यों नहीं? अगर आप लोग नहीं बोल रहे तो क्यों नहीं, और जो हाँ बोल रहे हैं वो क्यों हाँ? अगर मान लो आपको कुछ भी और डिटेल नहीं दिया हुआ, खाली इतना ही बात बोल रहा है, कैपिटल रिजर्व 10-12, बताओ क्या करेगा? और कुछ नहीं बोला आपको, तो मानेगा ना पीएल से ही बना है। लेकिन अगर मान लो आपको नीचे कोई ऐसा डिटेल एक दे दिया कि करंट ईयर में कंपनी का एक मशीन था जिसका वैल्यू था 1 लाख रुपया, बुक वैल्यू था 1 लाख, ये हो गया आपका बुक वैल्यू, इसको हम लोग सेल कर दिए 1,02,000 रुपए में, ये हो गया आपका सेल्स वैल्यू, एंड द प्रॉफिट अर्न वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वापस बोल रहे हैं, अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिटेल दिया है कि आपके पास एक मशीन था जिसका बुक वैल्यू था 1 लाख, आपने उसको सेल कर दिया 1,02,000 में, एंड द 2,000 प्रॉफिट जो हम लोगों ने कमाया हैज बीन ट्रांसफर्ड इन योर कैपिटल रिजर्व। अब आप मेरे को बताओ, क्या इसको ट्रांसफर टू रिजर्व माना जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हम लोग प्रॉफिट से निकाल के नहीं बना रहे हैं। मेरे को असेट बेच के प्रॉफिट आया, उसको हम पीएनएल में नहीं लेके गया, उसको हम अपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। मतलब वो मेरे प्रॉफिट को कभी कम किया ही नहीं था, वो मेरे प्रॉफिट को कभी हिट ही नहीं किया, तो हम उसको ट्रांसफर टू रिजर्व कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेगा। ओनली दैट रिजर्व विल बी इंक्लूडेड हियर विच आर क्रिएटेड फ्रॉम माई पीएनएल, विच आर क्रिएटेड फ्रॉम माई प्रॉफिट, जो मेरे पीएनएल को हिट कर रहा है, जो मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रहा है। समझते हैं आप लोग की कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? अपने को आगे बढ़े अपने। चलिए नेक्स्ट आइटम हो गया अपने लोग का डिविडेंड। डिविडेंड को लेके दो तीन बातचीत है सर, डिविडेंड में हमको इसमें क्या क्या लेना है। अपने को यहाँ पे ना दो तरीके का डिविडेंड को लेना है, एक तो हो गया आपका प्रपोज डिविडेंड और एक हो गया आपका इंटरिम डिविडेंड। सर इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कंपनी ईयर के बीच में दे देता है, कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, सपोज द ईयर इज 2020-21, कंपनी ईयर के मिड में कभी भी आपको डिविडेंड दे दिया, जो भी इंटरिम डिविडेंड होगा आप उसको एड बैक कर दो। और सर प्रपोज डिविडेंड भी एड बैक होता है, अपने को उसको ऐड करना पड़ता है। सर प्रपोज डिविडेंड कौन सा? इक्विटी वाला भी लेना है और प्रेफरेंस वाला भी लेना है। ध्यान आपको क्या रखना है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर का कोई डिविडेंड दिया हुआ है, जैसे मान लो आप जिस साल का कैश फ्लो बना रहे हैं वो मान लो ईयर है 31 मार्च 2021, और आपको यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है 31 मार्च 2020 को जो प्रपोज डिविडेंड है वो मान लो आपको दिया हुआ है 10,000 और ये आपको दिया हुआ है 15,000। सर ये क्यूमुलेटिव नहीं होता है, पहले तो ध्यान रखना, ये क्यूमुलेटिव नहीं होता है, डिफरेंस डिफरेंस का अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को पूरा पूरा इग्नोर कर देंगे, हम लोग इसको एकदम इग्नोर कर देंगे। जो लास्ट ईयर का आपको प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है वही अपने करंट ईयर का एक्सपेंस भी है और वही करंट ईयर का अपना कैश आउटफ्लो भी है, मतलब वही मेरा इस साल का डिविडेंड का खर्चा भी है और वही डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर को पे भी करेगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए, फिर भी हम एक लाइन बोल देता है कि जो लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है वो करंट ईयर के एजीएम में अप्रूव होता है, ठीक है, वो डिक्लेयर किया जाता है करंट ईयर के एजीएम में और उसका पेमेंट भी करंट ईयर में ही होता है। इसीलिए हम लोग लास्ट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को करंट ईयर का एक्सपेंस भी ट्रीट करते हैं और उसका कैश आउटफ्लो भी ट्रीट करते हैं। इट इज ट्रीटेड एज बोथ एक्सपेंस एंड कैश आउटफ्लो। अगर आउटफ्लो होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस किए थे डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग, और जो आपका एक्सपेंस वाला पार्ट है इसका वो यहां पर हम लोग इसको एड बैक कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 रुपीज को एड बैक कर देंगे। क्लियर आप लोग को? इसमें और भी बातचीत आगे आएगा अनक्लेम डिविडेंड वगैरह को लेके, वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब फाइनेंसिंग करेंगे तब उसको करेंगे, अभी अपना ऑपरेटिंग में उसका कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को डिविडेंड क्लियर पूरा? डिविडेंड प्रपोज्ड भी आएगा, डिविडेंड एंट्रीम भी आएगा, इक्विटी का भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा। करंट ईयर का पूरा इग्नोर करो, एकदम काट देना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कि ये 15,000 का कोई अपने को कहीं काम नहीं आएगा, एकदम बकवास, कुछ काम नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अपने काम का है वो 10,000 रुपीज है। समझते हैं आप लोग? आगे बढ़े अपने, आगे बढ़े। नेक्स्ट आइटम है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में भी दो तीन बातचीत है। सबसे पहला, अगर आपको कोई इस साल इनकम टैक्स का रिफंड मिले तो आपको उसको अपने प्रोविजन से नेट ऑफ करके लिखना पड़ेगा, या फिर आप एक और लाइन आइटम यहाँ पे ऐड करके लेस करके लिख सकते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी आप कर सकते हैं अगर आइटम ऐसा कुछ दिया हुआ है तो। अगर दिया हुआ है तो या आप उसको नेट करके लिखो चलेगा, या लेस करके रिफंड ऑफ टैक्स भी आप लिख सकते हैं। ये हुआ पहला बात। दूसरा, अगर मान लो आपको
ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स का, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स का, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, सेम जैसे हम लोग ये लिए थे ना, इसको आप एक बार प्रोविजन फॉर टैक्स मान लो। जैसे मान लो 2020 में 8,000 रुपए का प्रोविजन है और यहाँ पे मान लो 18,000 का प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये हम लोग क्या मानते हैं, क्या मानते हैं क्या यही इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है कि पिछले साल के इनकम में, पिछले साल जो हम लोग इनकम कमाते हैं उसका टैक्स हम लोग करंट ईयर में पे करते हैं। तो पेमेंट कितना होगा, 8,000। ये आउटफ्लो है, पेमेंट है, सरकार को पेमेंट करेगा हम कितना, 8,000, लेकिन मेरा खर्चा कितना है, 18,000। तो अपने को क्या करना है, जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो मेरा टैक्स एक्सपेंस माना जाएगा और यहां पर ऐड हो जाएगा, और जो 8,000 रुपए है ये मेरा करंट ईयर का आउटफ्लो माना जाएगा और ये बाद में लेस हो जाएगा। कहां लेस होता है ये अपने लोग डिस्कस करेंगे, एकदम ऑपरेटिंग के लास्ट में लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हम लोग मान लेंगे कि हम लोगों ने करंट ईयर में पे किया, और जो आपके करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हम लोग टैक्स का एक्सपेंस मानेंगे। ये डिस्कशन क्लियर है आप लोग को? क्या नहीं समझ में आया बोलिए तो वापस एक बार। ओपनिंग क्लोजिंग में बड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो चलिए बड़ा कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं आपका। वापस बता रहे एक बार, ये आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपको डिटेल दिया हुआ है 2020, ये डिटेल आपको दिया हुआ है 2021। ठीक, यहां पर आपको डिटेल दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, यहां डिटेल दिया हुआ है 18,000। जो लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर है तो ये समझते हैं आपकी लास्ट ईयर है, करंट ईयर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो आपके लास्ट ईयर का प्रोविजन है वो करंट ईयर में पे होगा, उसका आउटफ्लो होगा, और जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो आपके करंट ईयर का एक्सपेंस है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो जर्नल एंट्री ले लो। 18,000 रुपए का हम जर्नल एंट्री क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हम इस साल क्रिएट किया है, ये मेरे इस साल का टैक्स का खर्चा है, एक्सपेंस है, और इसका हम क्या करेगा, ये जो लास्ट ईयर, ये 10,000 का क्या करेगा, ये हो गया 18,000, 10,000 का क्या एंट्री होगा कोई बता सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। ये मेरा प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था कि मेरे को 10,000 सरकार को पे करना है, तो हम ये सरकार को पे कर देगा। बोलिए, ये 10,000 लास्ट ईयर का टैक्स एक्सपेंस है, एग्जैक्टली ये मेरे लास्ट ईयर का टैक्स एक्सपेंस है। इट मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड लास्ट ईयर के कैश फ्लो में, इट इज पेड करंट ईयर में, एंड 18,000 करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस है विच विल बी पेड नेक्स्ट ईयर। क्लियर, को डाउट, अंकिता को डाउट, अभी क्लियर एकदम, आगे बढ़े अपने। चलिए, अच्छा, अगर मान लो, अगर मान लो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है करंट ईयर का, तो डेटा आपको दिया हुआ है, आप डिफरेंस करके प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालिए या लॉस फॉर द ईयर व्हाटएवर, और इनमें से कोई भी आइटम का डिटेल आपको नहीं दिया हुआ है, ना तो आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना तो आपके पास प्रपोज डिविडेंड, ना आपके पास इंटरिम डिविडेंड, ना आपके पास ट्रांसफर टू रिजर्व है, ऐसा कोई भी डिटेल आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर ये कोई बोलने का बात नहीं था, ये हम लोग को पता था, फिर भी हम एक बार बता दिया आप लोग कि अगर ये 4-5 आइटम आपको नहीं दिया हुआ है तो जो भी आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है, चाहे वो आप बैलेंस शीट से ही उठाया हो, वो है आफ्टर टैक्स, बट सिंस देयर आर नो एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मेरा बात आप लोगों को समझता है, अपने आगे बढ़े, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो पहले एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग के बुक का ही क्वेश्चन है, टीएस गिरिवाल आईएससी, आप लोग के बुक का ही क्वेश्चन है, जस्ट छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भी हम लोग फॉर्मेट पे नहीं जाएंगे, एक क्वेश्चन फॉर्मेट से कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग फॉर्मेट पे उतना ध्यान नहीं देंगे, फॉर्मेट सब आप लोग के कॉपी में सारा सम किया हुआ है, तो हम लोग अभी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, पर्टिकुलर्स आपको दिया हुआ है, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट इन द बैलेंस ऑफ पीएल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार हम क्लास कराते टाइम भी आप लोगों के बाद 100 बार बोला था, अभी भी वापस बोल रहे हैं, कैश फ्लो में सबसे बड़ा पाप, ये गलती नहीं है, पाप हो जाएगा अगर आप डेट को बराबर नहीं देखो तो। कभी कभी मेरा भी क्लास में कराते टाइम एरर हो गया था, आप लोग रेक्टिफाई किया, सर उल्टा ले लिया, ऐसा होता है कभी कभी जब आप थोड़ा सा कॉन्शियसली डेट को नहीं ध्यान देते हैं तो
तो 2020 से 21 कौन से लेफ्ट टू राइट जाने का है कि राइट टू लेफ्ट, ये आप लोग देख लेना। लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, करंट ईयर मेरा प्रॉफिट है 3,36,000। करंट ईयर के एंड में जो मेरा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो 3,36,000 है। तो हम करंट ईयर में कितना पैसा कमाया, व्हाट इज माई प्रॉफिट फॉर द ईयर, 2,26,000, सॉरी 2,36,000। ये समझते हैं आप लोग, 2,36,000 ये आपका हो गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, ये आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है? सर ये आफ्टर टैक्स है। सर कैसे हम लोगों को समझ में, अरे बहुत आइटम दिया हुआ है सर, जनरल रिजर्व दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया है, एंट्रीम डिविडेंड दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया है, तो ये पक्का हम लोग का आफ्टर टैक्स है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेंगे। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेट के संग करें, बाकी हम कोई भी उतना फॉर्मेट के संग नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो फॉर्मेट में पूरा टाइम चला जाएगा। तो ये आप लोग का क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले आप लोग पूरा एग्जाम में करना, पर्टिकुलर्स अमाउंट पूरा करके। चलिए एक अपने भी कर लेते हैं साथ में, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। को डेबिट क्रेडिट मत लिखना प्लीज, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। जैसा बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते अपन लोग, वैसे ही अपने को यहाँ पे भी नहीं लिखना। अच्छा, उसमें सबसे पहला आइटम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हालांकि इसमें बहुत आइटम नहीं है, बट फिर भी हम एक बार फॉर्मेट बना के कर रहे हैं। इसमें आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये कैसे आएगा, वर्किंग नोट से आएगा। ये हम लोग क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे, ये हम लोग क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट में बनाएंगे। ठीक है, और मेरे पास कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, तो हम यहीं पे सीधा वर्किंग नोट 1 बना रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट 1 में मेरे को क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करंट ईयर का सर प्रॉफिट कितना हम लोग निकाल चुके, 2,36,000। करंट ईयर का प्रॉफिट मेरा 2,36,000। सर इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करना है। जनरल रिजर्व का सोचो आप लोग क्या होगा, पहले था 50,000, फिर हो गया 1,00,000, इंक्रीज हुआ ना, ट्रांसफर टू रिजर्व इंक्रीज हुआ। अब हम इसको अपने प्रॉफिट से निकाला होगा, मतलब इसके कारण मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हम क्या करेगा, इसको ऐड बैक कर देगा। सर कितना, 1,00,000। ठीक है, हम लोग ऐड क्या करेंगे, ट्रांसफर टू जीआर 1,00,000 रुपीज। क्लियर सबको, आगे बढ़े। अच्छा सर, प्रपोज डिविडेंड ना दो ठो दिया हुआ है, एक 2020 का दिया हुआ है और एक 2021 का दिया हुआ है। 21 इज आवर करंट ईयर एंड 20 इज आवर लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर है। बताइए 72 लेना है कि 80 लेना है? 72 लेना है सर, 80 को अपने को इग्नोर करना है। 80 अपने को देखना ही नहीं, अपने को केवल 72 लेना है। तो ऐड क्या करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड 72। ठीक, नेक्स्ट इंटीरियम डिविडेंड। सर इसमें अपने को सोचना ही नहीं है, ये आप एकदम उठा लो फिगर ऐसी। इंटीरियम डिविडेंड इंटीरियम डिविडेंड कितना सर, 90,000। सर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स दिया 1,50,000। सर ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया ही नहीं है। अभी आप बोला था ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा, तो ऐसा वैसा करना है, या तो एक ही डेटा दिया हुआ है, क्या करेगा हम लोग, इसी को मान लो कि ये करंट ईयर का एक्सपेंस भी है और ये करंट ईयर में पे भी हो रहा है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसा मान लो कि यही आपका करंट ईयर का एक्सपेंस और ये करंट ईयर का पेमेंट भी है। इसको हम लोग करंट ईयर का एक्सपेंस मानते हुए यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000। तो सम करके अपने को एक और नया चीज मिला रिवीजन का, कि अगर एक ही डिटेल दिया हुआ है तो वही एक्सपेंस है वही पेमेंट है। ये क्लियर है सब लोग को? 2,36,000 प्लस 1,00,000 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 150 कितना, 657 आ रहा है क्या, सॉरी 675, 648 आ रहा है। मैं कुछ कैलकुलेशन गलती हो गया क्या, 236 प्लस 1,00,000 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 150, ओ आई थिंक वो टाइपिंग एरर, 648 करेक्ट, 6,48,000, 6,48,000। दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसको हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे बैठा देंगे, 6,48,000। देख लो आप लोगों को किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपको लिख के करना पड़ेगा।
आप इसको मतलब उतना भी रफली मत करना। नहीं नहीं, देखो क्या होगा ना, आप मान के चलो आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आता भी है ना तो जैसे देखो अपने ना कभी कभी क्लास में करते थे, आप ब्रैकेट में लिख देते थे टाइम बचाने के लिए, लेकिन वो अपने कब किए, जब अपने लोग 30-40 क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। अब अपने को पता है कि अपने लोग ये नोट बना लेंगे, लेकिन एग्जाम में तो आपको एक ही सम करना होगा ना, तो एक सम अच्छे से कर लेना, लिख के पूरा दिखा देना। टाइम क्रंच नहीं होगा, आप ऐसा मान के चलो, टाइम क्रंच आपको फील नहीं होगा, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर पे देखिए तीन ही चीज है, प्रेजेंटेशन, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड एक्यूरेसी ओवर द ईयर आप लोग को आ चुका है, प्रेजेंटेशन तो बस आप लोग के हाथ में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर डू भी मत करना प्रेजेंटेशन, जबरदस्ती का लाइन ड्रॉ, बहुत ज्यादा लाइन ड्रॉ करना, कुछ कुछ लोग का हैबिट होता है अननेसेसरी लाइन ड्रॉ करते बैठ रहे। ड्राइंग पेपर नहीं, अकाउंट्स का पेपर है, लेकिन हाँ इतना तो अपने कर ही सकते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया, ऊपर में कर दिया, और अगर बहुत टाइम बना तो इसमें भी कर दिया, इतना 4 लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं अपने लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आता है दो और बात आपके डिविडेंड को लेके, जो हमको भी कराते कराते ध्यान है कि हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए सब लोग रेडी बोले ना। देखिए दो बात यहां पर है, अगर क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, और आपको प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोले, ठीक है। जैसे हम एक डेटा ही ले लेते हैं, मान लो आपको बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स दिया है, से दिस इज 10,000, ये आपका 2020 का डेटा है, ये 2021 का डेटा है, 10,000 15,000, ये आपको दिया हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 8,000 और 9,000। एक ही एग्जाम्पल लेके हम दो कॉन्सेप्ट को आप लोग को रिवीजन करा रहे, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग मेरा बात सुनना। आपको क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। पहले हमको ध्यान नहीं है, प्रिपेयर नोट्स प्रिपेयर करते हैं, वरना हम इसको लिख लेता, थोड़ा टाइम बचता, बट ठीक है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट 10%। पहला क्वेश्चन, 10% कौन से डेटा पे कैलकुलेट होगा, 10,000 की 15,000? सब मानता है 10,000? कि किसी का ये भी बोलना है कि सर किसी पे भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, हम अजम्पशन लिख देगा नीचे, हम अजम्पशन लिख देगा, ऐसा किसी के मन में ख्याल आ रहा है? किसी के मन में ऐसा आ रहा है कि सर हम 15,000 लिख के बोल देगा, अज्यूमिंग दैट द प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर? ऐसा किसी के मन में आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज अपने सोच को आप लिमिट कर लो, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये हम लोग लोन वोन के आइटम में कर सकते हैं, शेयर के आइटम में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ लोन है तो आप अपने मन से धड़ल्ले से आप असम्पशन लिखो, अज्यूमिंग लास्ट ईयर, अज्यूमिंग करंट ईयर, अज्यूमिंग मिड ऑफ द ईयर, जो लिखने का आप लिखो, लेकिन डिविडेंड में आप ऐसा नहीं कर सकते। डिविडेंड में आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये हम कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं बता रहे, ये अपने लोग जो थोड़ा देर पहले डिविडेंड को लेकर डिस्कशन किए थे कि सर करंट ईयर को इग्नोर करो, क्योंकि लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो करंट ईयर के एजीएम में अप्रूव होता है, तो ऑब्वियस सा बात है सर ये 10,000 पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये समझा आप लोग हम क्या बोल रहे हैं? क्लियर? गुड आउट। अच्छा, सेकंड, इसी पे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो आपको प्रेफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो आप क्या करेगा? आप डिविडेंड देंगे, क्योंकि सर हम लोग 11वीं में पढ़ कर आए हैं कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट होता है कि उसको डिविडेंड मिलता ही मिलता है। अगर इक्विटी को मिल गया ना, अगर इक्विटी को मिला तो प्रेफरेंस को तो 100% मिला होगा, क्योंकि प्रेफरेंस को तो इक्विटी के पहले ही मिल जाता है। तो अगर हम लोग को क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं भी दिया हुआ है, कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है about this 10% dividend on preference shares, we will mandatory assume that dividend must have been paid। समझा आप लोग हम क्या बोल रहे हैं? कि कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़े अपने लोग। हम बोल रहे हैं, वापस बोल रहे हैं, अगर मान लो आपको यहां पर प्रेफरेंस के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो भी आप क्या अज्यूम करेगा कि सर इस 8,000 पे 10% का डिविडेंड पक्का दिया गया होगा, 100% दिया गया होगा, बिकॉज
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड इन प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी को डिविडेंड देने के पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया जाता है। ये आप लोग क्लास 11 में दो प्रेफरेंस पढ़ा है, एक तो इनका कैपिटल रीपेमेंट होता है इक्विटी के पहले, और एक इनको डिविडेंड मिलता है इक्विटी के पहले। तो भैया अगर इक्विटी को प्रपोज हो रहा है तो इसको भी तो पक्का प्रपोज हुआ होगा ना, कि नहीं? क्लियर मेरा बात? आगे बढ़े, एक और इसी तरीके का छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन हो गया, बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो आपके पास अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला एलिमेंट मिल गया। मेन क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सर नॉन कैश आइटम, नॉन कैश मतलब वो आइटम जिससे आपका कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ना तो इससे आपके पास कोई पैसा आता है ना कोई पैसा आपका जाता है। ठीक है सर, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल हो गया आपका डेप्रीसिएशन, एग्जाम्पल हो गया आपका एमोटाइजेशन। सर एमोटाइजेशन क्या होता है? एमोटाइजेशन होता है इनटेंजिबल असेट का, डेप्रीसिएशन होता है टेंजिबल फिक्स एसेट का, एमोटाइजेशन होता है इनटेंजिबल फिक्स एसेट का। तो अगर मान लो आपको कोई डेप्रीसिएशन मिलता है, कोई एमोटाइजेशन मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश आइटम। ठीक है सर, नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम वो होता है जो या तो फाइनेंसिंग है या तो इन्वेस्टिंग है। वेरी सिंपल। सर व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग? जो ऑपरेटिंग नहीं है तो वो क्या है? इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। लॉजिकल सर, वेरी लॉजिकल। वो या तो फाइनेंसिंग है या फिर इन्वेस्टिंग है। आपको क्या खोजना है? आपको ऐसे आइटम को खोजना है जो या तो नॉन कैश हो या तो नॉन ऑपरेटिंग, या तो वो नॉन कैश हो या तो वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हो, और वो आपके प्रॉफिट और लॉस को इंपैक्ट करता है, वो आपके पीएनएल को हिट करता है। अगर वो आइटम एक्सपेंस और लॉस है, सर नॉन कैश हो तो भी चलेगा। सर डेप्रीसिएशन क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। सर डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, आया ना? सर अगर आपने एक इक्विपमेंट को बेचा, अगर आपने प्लांट बेचा, अगर आपने मशीन बेचा, और उससे अगर आपको 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो कैन आई नॉट से दैट दिस इज माय नॉन ऑपरेटिंग आइटम? हो सकता है ना कि नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि सर वो तो इन्वेस्टिंग है, असेट को बेच के लॉस हुआ है, वो आपका इन्वेस्टिंग है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो मेरे को लॉस हुआ है वो मेरा इन्वेस्टिंग आइटम है? और अगर वो लॉस है तो क्या आप बोल सकते हैं कि वो आपके प्रॉफिट को गिरा दिया होगा? बोल सकता है ऐसा? बोल सकता है ना? तो हम उसको ऐड बैक कर देगा, तो हम उसको ऐड कर देगा। और सर अगर ऐसा कोई नॉन ऑपरेटिंग या कोई नॉन कैश आइटम है जो इनकम या गेन है, जो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, तो हम उसको लेस कर देगा। सर इसके पीछे का लॉजिक अपने लोग पहले डिटेल में डिस्कस किए थे, अभी एक लाइन आप लोगों को बोलता है बस, क्योंकि इन सब का जगह ऑपरेटिंग नहीं है। सिंपल। नॉन कैश में तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो ही नहीं रहे, तो कैश फ्लो का पार्ट बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो यही निकालने बैठे हैं कि सर कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पे पैसा जा रहा है, तो वो तो आना ही नहीं चाहिए। सर रहा बात ये लॉस वाले आइटम का, रहा बात प्रॉफिट वाले आइटम का, रहा बात इंटरेस्ट ऑन लोन का, सर ये ऑपरेटिंग ना है ही नहीं, इसका जगह कहीं और है, इसका जगह नीचे है। सर नीचे का मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग इसका जगह है। इसीलिए हम लोग यहां पर इसके अफेक्ट को रिवर्स कर देते हैं। सर एक्सपेंस जो है ना, ये मेरे प्रॉफिट को गिरा दिया होगा, तो हम इसको ऐड कर दिया। सर क्यों ऐड किया? क्योंकि इसको नीचे लेस करेंगे, इसका नीचे जगह है लेस करने का। और लेस वाले आइटम को हम क्या बोला? वो आइटम जो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया, लेकिन वो मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, तो हम उसको क्या करेगा? लेस कर देगा। समझा आप लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्लियर हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो आपको ये दूसरा एलिमेंट है। अपने सबसे पहले क्या किए हम लोग? सबसे पहले सर दो चीज किए, एक बार हम जस्ट अभी तक का ब्रीफ करें तो हम लोग वर्किंग नोट से क्या बना लिए? हम लोग वर्किंग नोट से बना लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और हम लोग को ये आइटम मिल गया। फिर हम लोग यहाँ पर क्या किए? हम पूरा नहीं लिख रहे, एडजस्टमेंट्स फॉर क्या लिख देते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें हम लोग बहुत सारे आइटम को ऐड किए और बहुत सारे आइटम को लेस किए। ठीक है सर, ऐड हम लोग किसको किए? सर ऐड हम लोग किए उन एक्सपेंसेस को, उन लॉसेस को जो मेरे प्रॉफिट को इंपैक्ट करते हैं। सर लेस किसको किए? लेस हम लोग किए उन इनकम को, उन लॉसेस को जो मेरे प्रॉफिट को इंपैक्ट किए। ऐड लेस करने के बाद आपके पास, आप यहाँ पे मान लो ऐड में बहुत सारा आइटम आया, लेस में बहुत सारा आइटम आया। एक्चुअली इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, ध्यान रखना आप लोग।
ये आपके इनर कॉलम में आएगा और ये भी इनर कॉलम में आएगा। ये नेट इसका फिगर आ गया। इसके बाद जो फिगर आया ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर सम करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके चल आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सर यहाँ पे ना दो चीज करना है। यहाँ पे अपने लोग का थीम क्या होता है, सारा करंट एसेट ले लो, सारा करंट लाइबिलिटी ले लो और क्या चेक करो कि सर क्या मेरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है कि मेरा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। ध्यान रखने का तरीका क्या है, सर अगर करंट एसेट कम हुआ ना, अगर करंट एसेट कम हुआ, असेट कम हुआ, ऐसा सोच लो असेट बिक गया या रियलाइज हो गया। आई कैन टेक वन एग्जांपल, मान लो करंट एसेट में मान लो डेटर, डेटर ले लेते हैं दोनों में अपने लोग। डेटर के बारे में, डेटर को दिमाग में रख के सोचो, अगर डेटर का बैलेंस कम हो गया, असेट का बैलेंस कम हो गया, मतलब पैसा आया होगा ना कि गया होगा। अगर डेटर का बैलेंस कम हो गया तो पैसा आया होगा, डेटर मेरा असेट है, पैसा आया होगा तो ऐड होगा कि लेस, हम लोग उसको ऐड कर देंगे। चीज हाँ बोलिए। हाँ प्लीज सब लोग सुनो, इनका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम लोग किसी डेटर को सेल किए, अगर हम लोग किसी डेटर को सेल किए तो हम लोग एंट्री पक्का किए होंगे डेटर टू सेल। हाँ किए। सर बोल रहे हैं कि सेल तो आप अपने ट्रेडिंग में ले गया होगा ना, इससे आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, इससे आप अपना नेट प्रॉफिट निकाल लिया, और नेट प्रॉफिट तो आप क्वेश्चन में ले लिया ना, देन व्हाई आर यू टेकिंग डेटर अगेन। तो माय क्वेश्चन इज, माय आंसर इज, ये आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया, करेक्ट। ये सेल्स आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया, हाँ या ना, सेल प्रॉफिट को बढ़ाया। बट क्या मेरे पास रोकड़ा है, क्या मेरे पास पैसा है इतना। अरे बाबा डेटर, डेटर असेट बना, पैसा नहीं दिया उसको, मैंने उसको उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा है, पैसा आया क्या मेरे पास, नहीं आया ना। तो जब मेरा डेटर इंक्रीज होगा, जब मेरा डेटर इंक्रीज होगा तो हम क्या करेगा, उसको लेस कर देगा भाई, बिकॉज नेट प्रॉफिट में ये इंक्लूड हो गया है। और मेरे को क्या निकालना है कि बिजनेस को ऑपरेट करके कितना कैश फ्लो मेरे पास आया है। बट ये कैश फ्लो तो नहीं आया ना मेरे पास, बट ये मेरे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। ये जो ये आइटम हम निकाल रहे हैं यहां पे, इसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। क्लियर, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, सब बता रहे थे क्या। सुनो आप पहले मेरा बात ध्यान से, वापस हम बोल रहे हैं डेटर हो गया आपका, हम क्वेश्चन, हम क्या बोल रहे हैं, आपका डेटर इंक्रीज हो गया। तो डेटर इंक्रीज हुआ मतलब क्या करेंगे, ऐड की लेस, डेटर इंक्रीज हुआ क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो लेस क्यों करेंगे, तो लेस क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे पास कैश फ्लो नहीं है। और अपने लोग क्लास में क्या थीम याद किए थे कि पैसे का ना आना भी जाना ही होता है। मनी नॉट कमिंग इज इक्विवेलेंट टू मनी गोइंग, अ पेनी नॉट सेव्ड इज अ पेनी स्पेंड, समथिंग लाइक दैट। और आप ऐसा ही बोल सकते हैं, पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, अपने इस थीम पे याद किए थे। तो अगर मान लो आपका करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको लेस कर देगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ अगर आपका करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको लेस कर देगा। और अगर आपका करंट एसेट कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है मतलब आपके पास पैसा आ रहा है ना, और पैसा आ रहा है तो आप उसको ऐड कर देगा। सिमिलरली अगर आपका करंट लाइबिलिटी है, अगर आपका करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, जल्दी ऐड ना। और अगर आपका करंट लाइबिलिटी कम हो रहा है तो लेस कर देगा। सर करंट लाइबिलिटी कम होने पे लेस क्यों कर रहे हैं, अरे क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा ना। सर एग्जांपल सोच लो ना, क्रेडिटर सोच लो, क्रेडिटर कम हो गया तो पेमेंट कर दिए होंगे तो लेस कर दिया। सर क्रेडिटर इंक्रीज हो गया मतलब मैंने प्रोडक्ट परचेज किया लेकिन मेरे को उसका पेमेंट नहीं करना पड़ा, आउटफ्लो नहीं हुआ, तो हम लोग उसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, अभी रिवीजन के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ज्यादा डीप किसी लॉजिक में नहीं जा सकते।
तो मेरे को अपना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो रिवीजन क्लास के हिसाब से भी हम फिर भी बहुत डिटेल समझा रहे हैं, ठीक है, बट मेरे को फिर भी टाइम के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मेरे को थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट है जानने में, तो रेगुलर क्लास का वीडियो ऐप में अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लास का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको एक बार चेक कर लेना, उसमें सब क्यों क्या कैसे वाई हर चीज़ का बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि अपने पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है और हम लोग रिविजन करने बैठे हैं, इसीलिए हम हर चीज़ के वाई को बहुत ज़्यादा टच अपॉन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी हम खाली वॉट बताने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो तीन चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये तो हम लोग पहले रिवाइज कर लिए थे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम लोग करंट असेट नहीं मानते, हम लोग इसको क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हम लोग पहले ही बात कर लिए थे। सर जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट है ना, ध्यान रखना बहुत कंफ्यूजन होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर करंट इन्वेस्टमेंट इज करंट असेट, और बैंक ओडी और कैश क्रेडिट इज नॉट करंट लाइबिलिटी, रैदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये अपने लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा देर पहले ही बातचीत किए थे। खाली दो चीज अभी नया आप लोगों को बता रहे हैं। करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट इज करंट असेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। आगे बढ़े अपने लोग। आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दी थी है, मेहनत आपको कम करना है, आपको सीधा बिफोर टैक्स दे दिया, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट कैसे करेंगे, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। हम यहीं पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख रुपया। यहाँ पे हम लोग को 2 ईयर का डिटेल नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को डिफरेंस वगैरह नहीं निकालना है, सीधा हम लोग 6 लाख उठाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लीज बताइए, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक बार यहीं पे लिख रहे हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देखिए कोई आइटम है इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग? तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन नॉन कैश है तो ऐड होगा ना डेप्रिसिएशन, तो क्योंकि मैं प्रॉफिट को कम करता है तो हम उसको ऐड कर दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आएगा क्या? सर क्यों आएगा, कौन कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग है, मतलब ये नॉन कैश है और ये एक्सपेंस है, तो अपने क्या बात किए थे, सर जो भी एक्सपेंस है उसको ऐड बैक कर देना। तो ये एक्सपेंस कितना, 28,000 का, उसको ऐड कर दिया, ठीक है। शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये आएगा क्या? हाँ सर आएगा, क्यों? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ये एक्सपेंस है, ये मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो हम इसको भी ऐड बैक कर देंगे। सर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आएगा क्या? सर ये भी आएगा, क्यों सर, ये कौन सा एक्टिविटी है? अच्छा इसको भी ऐड कर दे क्या? नहीं सर, इसको लेस करेंगे। सर लेस क्यों करेंगे, क्योंकि ये मेरा इनकम है। हम लोग को उन आइटम को ऐड करना होता है जो मेरे पीएनएल को कम करता है, प्रॉफिट को कम करता है, और उन आइटम को लेस करना पड़ता है जो मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। सो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्राइमरीली माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट मस्ट हैव इंक्रीज माई प्रॉफिट अर्लियर, हम इसको भी डिक्रीज कर देगा। कितना, 20,000। नेक्स्ट, गुडविल एमोटाइज आएगा क्या? वेरी गुड, गुडविल एमोटाइज आएगा 30,000, ऐड कर दें क्योंकि नॉन कैश है, एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्या आएगा? ऐड कर देंगे क्योंकि लॉस है, एक्सपेंस है, तो इसको भी ऐड कर देंगे 30,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, लेस कर देंगे क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टिंग इनकम है। इन्वेस्टिंग इनकम है तो हम लोग इसको लेस कर देंगे 46,000। ये सारे का हम लोग नेट इंपैक्ट लेंगे, ये सारा आपका लेस वाला आइटम है। लेस वाला कितना आइटम है, दो ही है ना, 20 और 46। इसका हम नेट इंपैक्ट लेके बाहर लिख के आंसर निकाल देंगे। तो कितना आ रहा है, अब आप लोग भी कैलकुलेट करो, 1,40,000 प्लस 28 प्लस 1,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 माइनस 20 माइनस 46। मेरा 163 आ रहा है, प्लीज कोई कंफर्म कर दो। नहीं मतलब, हम मतलब खाली इनका नेट इम्पैक्ट बता रहे हैं। हाँ
7,63,000। और ये क्या निकल गया आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो प्लीज पूछो आप लोग, वरना अपने लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म। कौन सा? शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये आपके फाइनेंसिंग में आएगा। कैसे नॉन कैश है? अरे शेयर इशू अरे राइट ऑफ किया तो क्या हुआ, शेयर इशू एक्सपेंस इनकर भी तो हुआ होगा, तब तो राइट ऑफ होगा। अगर आप करंट ईयर में शेयर इशू किया है, अगर आप करंट ईयर में शेयर इशू किया है तो आपका ये खर्चा कौन सा होता है? अरे अंडर राइटिंग का एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस, लॉयर को, ये सब तरह का खर्चा है, इसका तो पेमेंट हुआ होगा ना। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं फटाफट। अच्छा 11 करते हैं, क्योंकि 11 में एक टिपिकल आइटम है जो जनरली रह जाता है, तो पहले इसको करते हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग 2 मिनट का टाइम लो और एक बार सॉल्व करो, फिर अपने लोग साथ में करते हैं। टेक 2 मिनट्स टाइम एंड सॉल्व। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंपनी इनकर्ड लॉस ऑफ ₹1,25,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये क्या हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लेकिन अपने लोग नेगेटिव लिखेंगे, 112,500। अच्छा, उसके बाद अपने पास कोई है क्या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम? पीएफडी है, यही अपने लोग का नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ध्यान रखना अपने को, जब भी आपका पीएफडी इंक्रीज होगा तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, पीएफडी कम होगा तो हम लोग उसको लेस करेंगे। तो जो आपका सेकेंड आइटम था ना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, उसमें आपका क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या करें इसमें, हम लोग ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि कम हो रहा है तो हम लोग इसको लेस कर देंगे। पीएफडी थोड़ा सा टिपिकल आइटम होता है, ऐड होगा, इंक्रीज होगा तो ऐड, डिक्रीज होगा तो लेस। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स, बताइए शॉर्ट टर्म लोन कहाँ आएगा? अच्छा एक सेकेंड, 1 मिनट हम वापस पूछते हैं, 1 सेकेंड पहले। ये हो गया आपका 2,500, इसको एडजस्ट करके अपने को क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और देखिए कितना आएगा, -112,500 -2,500, ये हो गया आपका 115,000 नेगेटिव। क्लियर सबको यहाँ तक? कोई डाउट है क्या किसी को? तो पहले पूछ लो। नहीं? अच्छा, अब आपको ऐड लेस करना है। जो भी आपका करंट एसेट होगा उसको, या करंट लायबिलिटी होगा उसको आप ऐड लेस करेगा। तो शॉर्ट टर्म लोन इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, इट्स योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना आप लोग इस बात को। शॉर्ट टर्म लोन इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, क्रेडिटर का अगर बात करें तो क्रेडिटर आपके पहले के कंपैरिजन में कम हो रहा है। लायबिलिटी कम हो रहा है, तो मेरे को बताओ ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। क्यों? क्योंकि आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है, आपने पक्का पेमेंट किया होगा। तो यहाँ पे लेस पे हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना आएगा? 12,500, ये हो जाएगा लेस। अच्छा, बिल्स पेबल इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटी, और ये आपका इंक्रीज हो रहा है। 50,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी गेटिंग इंक्रीज। लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, लाइबिलिटी मिल रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐड। लाइबिलिटी कम, पेमेंट हो रहा है, लेस 50,000। तो कितना आ रहा है आप लोग का? -115,000 -12,500 +50,000, कितना आ रहा है आप लोग का? 77,500। प्लीज कंफर्म। -77,500। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? अपने आगे बढ़े? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो आप लोग 11 में, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं? चलिए 12 13 एक बार आप लोग ट्राई करो सब कोई, एकदम घड़ी देख के 5 मिनट से भी कम। प्लीज फटाफट, एवरीवन ट्राई। बोलिए। गुडविल अगर राइट ऑफ हो गया तो आपका नॉन कैश आइटम है ना, तो नॉन कैश तो आएगा। गुडविल एमोटाइज, गुडविल रिटर्न ऑफ एग्जैक्टली सेम है। राइट ऑफ एमोटाइज एकदम सेम, दोनों का मतलब ये है कि वो आपके पीएल को कम कर रहे हैं। करो। हो गया? और कोई कर रहा है? वेट करे 2 मिनट, 1 सेकेंड। ये बार फटाफट इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। देखिए, आपको सरप्लस दिया है, पहले आपका प्रॉफिट 4 लाख का था, फिर आपका प्रॉफिट 3 लाख का हो गया। मतलब आपका करंट ईयर का जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर, अच्छा ये बिफोर टैक्स क्या आफ्टर टैक्स? ये वाला आइटम बिफोर टैक्स, क्योंकि आपको वो 4 आइटम नहीं दिया हुआ है। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो सब नहीं दिया हुआ है आपको। तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1 लाख का शॉर्टकट लिखने में कितना दिक्कत होता है ना, ऐसे हैबिट नहीं है ना लिखने का, सब कुछ सोचना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग करना है। ठीक है, हम पूरा लिख नहीं रहे,
आपको एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग करना है। तो इसमें सबसे पहला आपका नॉन कैश आइटम कौन सा है? अच्छा गुडविल चेक करो ना, गुडविल नॉन कैश आया क्या? बढ़ गया गुडविल? नहीं, गुडविल जब भी इंक्रीज होता है मतलब वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आपने गुडविल को परचेज किया है। गुडविल कम होता तो एमोटाइजेशन हम लोग उसको रिकॉर्ड करते। अच्छा, बाकी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कुछ होएगा? 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 3 लाख 20 से 3 लाख हो गया। सर नीचे कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है। अगर ये इंक्रीज हो रहा होता ना, अगर ये डेटा स्वैप होता, उल्टा होता, 3 लाख से 3 लाख 20 होता, तो 20,000 रुपीज को अपने करंट ईयर का डिप्रिसिएशन मान लेते। बट क्योंकि ये आपका आइटम डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये कम क्यों हो रहा है इसके पीछे का रीजन है, पक्का कुछ एसेट वगैरह सेल हो रहा होगा, उसी से कम होता है। तो वो अभी अपने ऑपरेटिंग का कोई काम नहीं है, तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। और कोई आइटम सर? और कोई भी आइटम नहीं है। तो ये 1 लाख रुपीज आपका निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग बहुत सारे आइटम को ऐड करेंगे और बहुत सारे आइटम को लेस करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नीचे से बढ़ते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 80,000 रुपए से आपका 1,40,000 हो गया। असेट इंक्रीज होगा तो लेस होगा ना। ओ हम 80 पढ़ रहे हैं, 1,80,000 से 1,40,000 हुआ, मतलब आपका 40 कम कम हो रहा है, तो आपका ऐड हो जाएगा क्योंकि आपके पास 40,000 रुपीज का इन्फ्लो आ जाएगा। गुडविल आएगा नहीं। प्रीपेड, प्रीपेड इज ऑल्सो करंट असेट। करंट असेट आपका इंक्रीज हो रहा है, करंट असेट इंक्रीज माने लेस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लाइबिलिटी 64 से लेके 50। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपका कम हो रहा है मतलब पक्का आपने पेमेंट कर दिया होगा। कितना? 14,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा नहीं। ट्रेड रिसीवेबल इज योर असेट फ्रॉम हाउ मच? 2,80,000 टू 2 लाख। डेटर कम हो रहा है मतलब वो पक्का पैसा दे दिया होगा। डेटर कम हो रहा है मतलब पक्का इन्फ्लो। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा क्या यहाँ पर? नहीं आएगा। बस, तो ये हो गया आपका 80, 120, और ये आपका हो गया 16,000। ये लेस में जाएगा। नेट इंपैक्ट आप निकाल लो तो आपका आंसर आ गया। 1 लाख रुपीज प्लस 120 माइनस 16,000, दैट इज 2,04,000। ये आपका जो सरप्लस था इसके नेगेटिव में आएगा, तो ये भी आपका नेगेटिव में आएगा। ये आपका -1 लाख प्लस 120 माइनस 16,000, तो 4,000 आ रहा है क्या? 4,000 लेकिन पॉजिटिव निकला, तो ये आपका कैश फ्लो आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे बढ़े अपने लोग, बोलिए। ऐड करते, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर मान लो, वापस बोल रहे हैं, अगर मान लो आपका ये आइटम इंक्रीज होता, जैसे मान लो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे दिया होता 4 लाख, तो फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख, मतलब आपको 80,000 रुपीज का आपने प्रोविजन इस साल क्रिएट किया है। और क्रिएट किया तो आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 80,000 बोल के ऐड बैक हो जाता है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? कुछ मन में कुछ है तो प्लीज पूछ लो। नहीं, ये थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको लेते हैं क्योंकि इससे अपने लोग का एक लेजर का भी काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पहले हम समझा देते हैं आप लोग को 2 3 बात प्रोविजन फॉर टैक्स को लेके, ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हम लोग बात करें यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। ठीक है, हाँ बोलिए। शॉर्ट टर्म लोन्स, क्योंकि आप तो फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं ना उससे।
हाँ, क्योंकि क्योंकि देखो एक चीज है कि क्या वो आपके वर्किंग कैपिटल का पार्ट है या आप उसको एक्चुअली फाइनेंस अरेंज करने के लिए यूज किया है। अगर आप बैंक, जैसे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो आप फाइनेंस अरेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं। कैश क्रेडिट, उससे आपको फाइनेंस मिल रहा है। शॉर्ट टर्म लोन्स, फाइनेंस मिल रहे हैं। तो जो भी चीज जिससे आप एक्चुअली अपने बिजनेस के, चाहे डे टू डे ऑब्लिगेशंस को या डे टू डे ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए करो, चाहे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए अरेंज करो, वो आपका फाइनेंसिंग आइटम ही है एकदम। चलिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स में एक दो चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लो आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो अपने को क्या करना है, और अगर खाली एक ही बैलेंस दिया है तो अपने को क्या करना है। अब अपने को तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो 2020 और ये हो गया आपका 2021। तो आपका जो 31 मार्च का डेटा है वो मान लो 1 लाख रुपए का है, और ये मान लो 1.5 लाख रुपए का है। ठीक है, आपको ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, पहला पहला आपको डेटा दिया हुआ है केस 1, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹20,000। प्रोवाइडेड, आपको सिंपली क्या करना है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स का छोटा सा लेजर बनाना है। आप क्या करो, सिंपली प्रोविजन फॉर टैक्स का एक लेजर बनाओ और इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को प्लॉट कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा क्योंकि सर लाइबिलिटी है। तो बाई बैलेंस बीडी 1 लाख, और सर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट में आएगा, टू बैलेंस सीडी 1,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, खर्चा है ना, बाई पीएल, ये पे नहीं किया कि आपका खर्चा है, प्रोवाइडेड, और आपका इससे पेड निकलेगा। एक्चुअली मैं डेटा थोड़ा सा गलत ले लिया, ये मेरे को उल्टा लेना चाहिए, वेरी सॉरी। ये आपका यहाँ आना चाहिए था 1.5 लाख, यहाँ आना चाहिए था आपका 1 लाख। ये हम डेटा भूल से उल्टा लिया, हम ऊपर इरेज कर देते हैं। ये आपका हो गया 2021 और ये हो गया 2020। ठीक है, आपका ओपनिंग बैलेंस 150, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। आपने 20,000 का इस साल एक्सपेंस प्रोवाइड किया, प्रोवाइड मतलब वो आपका एक्सपेंस है। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका कि आपने करंट ईयर में टैक्स का पेमेंट कितना किया, कितना पेमेंट किया, 1,70,000 से माइनस 1 लाख गया तो मतलब 70,000, ये आपने इस साल पेमेंट किया है। और ये 20,000 आपके करंट ईयर का टैक्स का एक्सपेंस है। दिस इज योर एक्सपेंस एंड दिस इज योर पेमेंट। क्लियर। और अगर मान लो आपको प्रोवाइडेड की जगह पेड बोल देता, अगर प्रोवाइडेड की जगह आपको पेड बोलता तो क्या होता, खाली दो डेटा बदल जाता। आप यहां पर लिखता 20,000 और फिर जो बैलेंसिंग फिगर निकलता वो आपके करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस बनता। ये क्लियर आप लोगों को मेरा बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देगा और नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, तो आप लोग क्या करेगा, एक तो छोटा सा लेजर बना लेगा और आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको, ये कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग के पास 10 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को करने का। ये ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन तो हमको लगता नहीं है कि एग्जाम में आपको पूछेगा रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इससे बड़ा तो नहीं पूछने का चांस है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करो। 8 मिनट का टाइम है आप लोग के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। प्लीज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसा आप लोग को समझ में आ रहा है वैसा आप करो, फिर जो कुछ गलत सही होगा तो हम बताते हैं।
कर रहे हैं ना सब कोई? अच्छा देखिए, अगर आप लोगों का सबका हो गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं हुआ तो प्लीज आप एक बार चेक करो हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, और आपको क्वेश्चन में पक्का आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ना, क्योंकि आपको प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है, और आपको बोला है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,25,000 आफ्टर कंसिडरिंग इन सारे आइटम को। मतलब ये जो आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट पक्का आफ्टर टैक्स है। तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹1,25,000। इसमें आप सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट करेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अपने को दिख रहा है कि एडजस्टमेंट आएगा, और एक किसका एडजस्टमेंट आएगा, नीचे प्रपोज डिविडेंड का। तो अपने सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का देखो, एक डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और दो डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपने को इसका लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेजर हम लोग बनाते हैं रफली एकदम। ये आपका हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है, 1 2 3 10,000 और 8,000, क्लियर। प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको लेजर दिया हुआ है 10 और 8, तो ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, 10,000 बाई बैलेंस बी डी 10 और टू बैलेंस सी डी 8। एक सेकेंड, हाँ। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनकम प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये पेड है कि प्रोवाइडेड है, ये खर्चा है कि पेमेंट है, ये प्रोवाइडेड है, ये आपका एक्सपेंस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई पीएल अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि आपका पेड कितना है टू बैंक, कितना आ रहा है 20 30, तो आएगा 22,000। ये 22,000 इज योर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये सबको क्लियर है? तो अपने क्या करेंगे, 20,000 रुपीज को यहां पर ऐड कर देंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स ₹20,000। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, प्रपोज डिविडेंड चाहिए। प्रपोज डिविडेंड अपने अभी बात किए थे कि आपको लास्ट ईयर को इग्नोर करना है, सॉरी करंट ईयर को इग्नोर करना है, लास्ट ईयर को लेना है। तो कौन सा फिगर लेंगे अपने, 15,000। इससे क्या निकल जाएगा अपने लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आता है, 120 30 40 50 60, 1,60,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो आप लोग, यहां तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछो आप लोग। 160 तक डाउट किसी का नहीं? अच्छा, तो फिर आपका क्या निकल गया क्वेश्चन में, आपको मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,60,000। अब अपने को क्या करना है, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो सर गुडविल एमोटाइज 10,000, ये आपका आएगा ही, एड गुडविल कितना 10,000, ठीक है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर का कोई डिटेल भी दिया हुआ है क्या, फर्नीचर का कोई डिटेल अपने को नहीं दिया हुआ है, तो अपने एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, गेन को क्या कर देंगे, लेस ना। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, क्या करेंगे इसका, कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि वो आपके पहले प्री कॉर्पोरेशन है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट या कैश फ्लो को इंपैक्ट नहीं कर रहे, कैश फ्लो को इंपैक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, जिसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 20,000 का, वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ लॉस ऑफ ₹10,000, ठीक है। और आपको प्लांट मशीन का ना डिटेल भी दिया हुआ है, और ये नेट दिया हुआ है। नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब WDV, वेरी गुड परफेक्ट। नेट का मतलब होता है WDV, मतलब आपको जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, ये कॉस्ट नहीं है, ये आपका WDV है। तो आप क्या करेगा, आपको सबसे पहले एक लेजर बनाना पड़ेगा, इसका भी नीचे बनाते हैं। इसका बनाना अपने को लेजर प्लांट एंड मशीन का। बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना, 140, क्लोजिंग 60,
तो ओपनिंग डेबिट में आएगा क्योंकि असेट है, और क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा क्योंकि 60 है, मतलब क्योंकि एसेट है। तो ये आपका हो गया टू बैलेंस बीडी, और ये आपका हो गया बाई बैलेंस सीडी। ये क्लियर सबको? इस साल क्या हुआ, एक मशीन जिसका कॉस्ट था 80,000, जिसपे डेप्रिसिएशन लगा था 20, यानी कि उसका WDV कितना हो गया 60। हम लोगों ने उसको 10,000 के लॉस में बेच दिया। मतलब कितने में बेचा? 50 में बेचा। तो 50 में बेचा तो भाई बैंक 50, और लॉस कितना आएगा 10,000। ये मैच हो रहा है क्या अपने लोग का? ये मैच हो रहा है कि नहीं? 60 प्लस 50 प्लस 10,000, ये आपका यहां पर आ रहा है 140, लेकिन यहां पर आपका 140 नहीं आ रहा है, यहां पर आपका डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपीज का। तो ये 20,000 क्या है? ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है भाई, डेप्रिसिएशन, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, जो पहला डेप्रिसिएशन अपने देखे थे ये अभी तक का इस पे जमा किया हुआ पास्ट डेप्रिसिएशन है ये। बट करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 20,000। तो अपने को यहां से दो आइटम मिल गया, एक तो लॉस और एक डेप्रिसिएशन। क्लियर सबको? किसी का डाउट है तो प्लीज पूछो, वरना अपने आगे बढ़ेंगे फिर। लॉस हो गया कितना 10,000 का, और डेप्रिसिएशन हो गया आपका 20,000 का। बोलिए, यहां तक कोई डिस्कशन में कोई डाउट है तो प्लीज बोलो आप लोग। कितना होता है 10 20 30 40, 40 से 5 गया 35। कोई कुछ बोला था क्या शायद? नहीं, मतलब ये हो गया आपका 195। 195 आपका क्या निकला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको क्या करना है, एड लेस। एग्जाम में जब एड लेस लिखेगा तो ऊपर पूरा लिख के करना। एड क्या चीज होगा? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, और पूरा लिखना DEC पूरा। और यहाँ पे आपका इंक्रीज इन करंट असेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। एक एक आइटम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पहले आपका कितना था 40, वो बढ़ के हो गया 48। असेट इंक्रीज हो गया 48 से, तो पैसा जाएगा ना। कितना 8,000 डिफरेंस देते हैं। इन्वेंट्री पहले था 30, फिर हो गया 24। इन्वेंट्री कम हो गया 6,000 से, मतलब पैसा आ गया। ठीक है, कैश को हम लोग इग्नोर करते हैं। ट्रेड पेबल पहले था 22, फिर हो गया 18। लाइबिलिटी कम हो गया, मतलब आपने पक्का पेमेंट किया होगा 4,000 का, तो लिस्ट में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5 से 6 हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, मतलब ऐड 1,000 रुपया। 1,000 ही आएगा ना, हाँ 5 से 6। करंट इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। थोड़ा देर पहले बात किए थे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आता है लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट आता है। तो 40 से हो गया 70। असेट इंक्रीज हुआ तो लेस में आएगा। एक बार आप लोग चेक कर लो, किसी के मन में कोई डाउट है कुछ, अगर आप लोग को पूछना है तो प्लीज पूछ लो। यहां तक में कुछ भी अगर किसी का डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लो, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। ये कितना आएगा 42 ही तो आएगा, 42। तो 1,95,000 प्लस, सॉरी 1,95,000 प्लस 7,000 माइनस 42,000, तो दिस कम्स टू 1,60,000। ये आपका क्या निकल गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और कुछ आएगा क्या? लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना हम लोग निकाले थे लेजर में? 22,000। तो 160 माइनस 22 इज 1,38,000। 1,38,000 आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट लिखना पड़ेगा आपको, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
1,38,000 बोलिए। किसी का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछो आप लोग। बोलिए। नहीं है कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन है जिसको आप लोग पक्का ट्राई करना, अभी नहीं, बाद में घर पे आप लोग ट्राई करना। आप घर पे ही बैठे हैं बट इसको ट्राई जरूर करना। क्योंकि आपको यहाँ पे नेट करके दिया है, डिक्रीज, बिल्स पेबल, ऐसा कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये मैनेज कर लेगा आप लोग आराम से, ठीक है। और कोई अच्छा क्वेश्चन है अभी कर सकते हैं। हाँ 21 करेंगे। हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को एक बार में पूरा कुछ दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये आप लोग अभी ट्राई करो। अगेन 7 to 8 मिनट्स का टाइम है आप लोग के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। प्लीज सब लोग ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? सबको तेज है तो सबसे पहले अपने लोगों को क्वेश्चन में क्या स्टार्ट करना है, अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो क्वेश्चन में दे ही दिया 1,50,000, तो अपने क्या करेंगे 1,50,000 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000। फिर अपने को इसमें एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का। बहुत सारे आइटम तो मेरे को दिख नहीं रहा है, खाली एक ही दिख रहा है, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, और वो कितना है आपका 25,000। सो ऐड डेप्रिसिएशन 25,000, तो ये 175 क्या निकल जाएगा आपका, ये आपका निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है परफेक्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, वही बहुत सारा ऐड बहुत सारा लेस, और अपने को डिटेल यहीं से मिलना चालू हो चुका है इन्वेंट्री से।
इन्वेंट्री पहले आपके पास था 2 लाख, फिर क्लोजिंग में पहले 2.5 लाख था, फिर 2 लाख बचा, मतलब आपने 50,000 रुपीज के इन्वेंट्री को सेल कर दिया, तो वो ऐड में आएगा। ऐड इन्वेंट्री 50,000। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज्ड बाई ₹30,000। असेट कम हो गया तो पक्का पैसा आया आपके पास 30,000। प्रीपेड एक्सपेंस असेट इंक्रीज्ड, मतलब पक्का लेस हुआ। असेट जब भी बढ़ता है तो लेस में लिखते हैं हम लोग। ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी आपका कम हो गया 15,000 रुपीज से। ट्रेड पेबल मनी हो गया आपका लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपका कम हो गया 15,000 रुपीज से, तो यू मस्ट हैव पेड इट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया 3,000 रुपीज से, तो पक्का आपका ये ऐड में जाएगा। लाइबिलिटी इंक्रीज तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, को एडलेस करते हैं कितना आता है? 50, 60, 70, 80, ये आपका आएगा 83,000, और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 20,000 लेस। सारे को एडजस्ट करो। 1,75,000 प्लस 83 माइनस 20, दैट इज 2,38,000। ये क्या निकल गया आपका? टैक्स वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या? टैक्स पेड 50,000, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई डिटेल नहीं है, तो जो टैक्स दिया हुआ है वही एक्सपेंस और वही पेड भी है। वन लाख 88। 1,88,000 आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।